So next in class Trematode, there are some important trematode parasites of humans. तो वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारे पैरासाइट्स हैं, लेकिन जो दुनिया में कॉमनली पाए जाते हैं इसके कुछ इंस्टेंसेस पाकिस्तान के अंदर भी हैं, और इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सारी दुनिया में पाए जाते हैं। इवन के बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूरोप की कंट्रीज़ हैं या फिर यूएसए, तो ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट इनका एक ही जैसा लाइफ साइकिल है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो बेटा फर्स्ट इसके अंदर आता है चाइनीज़ लिवर फ्लूक। इसका साइंटिफिक नेम क्लोनोर्किस साइनेंसिस है, और ये एशियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। चाइना भी एशिया के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे हर साल इससे 30 मिलियन पीपल इन्फेक्ट होते हैं। ये रहता है बतौर एडल्ट इंसान के जो बाइल डक्ट होते हैं, मतलब कि लिवर से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक एक ट्यूब जाती है जो कि बाइल एक फ्लूइड होता है उसको लेके जाती है, उसको बाइल डक्ट कहते हैं। उस ट्यूब के अंदर रहता है। तो वहाँ पे ये एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि ट्यूब की इंटरनल लाइनिंग और ब्लड के ऊपर फीड करता है, उसमें सुराख कर देता है खुर्च खुर्च के, और उस टिश्यूज़ को भी खाता है और उसके अंदर से जो ब्लड निकलता है उसको भी पीता है। तो वहीं पे ये अंडे देते हैं। अंडे बाइल के साथ इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं, और इसके अंडे ऊपर से रेजिस्टेंट होते हैं, इस करके इंटेस्टाइन के एंजाइम के अंदर ये ब्रेक डाउन नहीं होते। फीसिस के साथ बाहर चले जाते हैं, और अंडे से लार्वा निकलता है, उसको मेरासीडियम कहते हैं। मेरासीडिया उसकी जमा होती है। तो ये पानी के अंदर स्नेल्स होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर इसके अंदर नेक्स्ट स्टेजेस आती हैं जिसमें स्पोरोसिस स्टेज है, और उसके बाद रेडिया लार्वा वाली स्टेज है, और रेडिया के बाद फिर वहाँ से सरकेरिया वाली स्टेज आती है। अगर कोई सरकेरिया किसी फ़िश तक पहुंच जाए, फ़िश इसका सेकंड इंटरमीडिएट यानी कि दरमियानी होस्ट होता है, तो फ़िश की स्किन के अंदर ये सुराख करता है और लार्वा की शेप बदल जाती है। इसकी टेल ख़त्म हो जाती है और अपने इर्द गिर्द एक कवरिंग बना लेता है, और इसको सिस्ट कहते हैं। तो फ़िश के मसल्स के अंदर यानी कि फ़िश के गोश्त के अंदर ये एक तरह से स्लीपिंग स्टेट में या हाइबरनेट मोड पे चला जाता है। इस वाली फ़िश को अगर कोई इंसान खाए और इस हालत के अंदर खाए कि फ़िश प्रॉपरली कुक्ड नहीं है या कच्ची खा ले। चाइना के अंदर इसलिए ज़्यादा होता है कि चाइनीज़ डिशेस के अंदर फ़िश वगैरह को या तो कच्चा खा लिया जाता है या ठीक तरीके से नहीं पकाया जाता। चाइना वाले के खाने पीने की जो चीज़ें उनके जो हालात हैं वो आप लोगों ने वीडियोस में देखे होंगे। तो एशियन कंट्रीज़ के अंदर मोस्टली जो चाइनीज़ और जापानीज़ डिशेस हैं इनके अंदर फ़िश को कच्ची फॉर्म के अंदर ही यूज़ किया जाता है। और एक बड़ी फेमस जापानीज़ डिश है जिसको सुशी कहा जाता है, उसके अंदर भी फ़िश को रॉ फॉर्म के अंदर कच्चे उसके स्लाइस काटे जाते हैं स्ट्रिप्स की फॉर्म के, और उनको वैसे ही खाया जाता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है जो कि हमने अभी अभी पढ़ा, और ये वाली एक एडल्ट चाइनीज़ लिवर फ्लूक की डायग्राम है। तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है फैशियोला हिपैटिका, जिसको शीप लिवर फ्लूक कहते हैं। तो दुनिया के उन इलाकों के अंदर पाया जाता है जहाँ पे शीप यानी कि भेड़ों को पाला जाता है और उनके गोश्त को खाया जाता है। तो इस पैरासाइट का जो फाइनल या डेफिनेटिव होस्ट होता है वो या तो शीप होती है या फिर इंसान होता है। इंसान के अंदर भी ये शीप का इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट खाने से आता है। तो ये भी बाइल डक्ट के अंदर रहता है। बाकी इसका सारे का सारा पाथवे वही है जो दूसरे चाइनीज़ लिवर फ्लूक का हमने अभी पढ़ा। होता ये है कि ये स्नेल से निकल के फ़िश के अंदर नहीं जाता, ये स्नेल से बाहर निकल के एक्वेटिक वेजिटेशन, पानी में जो पौधे वगैरह होते हैं, पानी के किनारे पे जो पौधे होते हैं उनके ऊपर सिस्ट बना के वहाँ पे हाइबरनेट मोड में जाता है। तो इन पौधों को कोई शीप या कोई दूसरा एनिमल खा ले तो फिर ये उनकी बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके मसल्स के अंदर जाके फिट हो जाते हैं। इंसान के अंदर ये ऐसे आते हैं कि इंसान एक फ्रेश वाटर प्लांट, उसको वाटर क्रैस कहते हैं, वीट लाइक प्लांट होता है और इसको मोस्टली डिशेस के अंदर यूज़ भी किया जाता है। तो इंसान अगर उस प्लांट को खाए जिसके ऊपर इसके
एग्स भी हैं जिसके अंदर मेटासर्केरिया लार्वा भी प्रेजेंट है, तो ये इंसान के अंदर जाकर उसके बाइल डक्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये लाइफ साइकिल हमने अभी पीछे भी पढ़ा था। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ब्लड फ्लूक। ब्लड फ्लूक को शिस्टोसोमा भी कहा जाता है, जीनस शिस्टोसोमा है, और इसके मेंबर्स को शिस्टोसोम्स कहते हैं। तो इसकी मेडिकल सिग्निफिकेंस बड़ी वसी है। मेडिकल सिग्निफिकेंस यही है क्योंकि ये बीमारियां पैदा करते हैं। तो बीमारियां पैदा करने वाले जो पैरासाइट्स हैं, इसके अंदर पहले नंबर पे आता है प्लाज्मोडियम, जिसने मलेरिया पैदा किया, ये प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ के अंदर आता है। दूसरे नंबर पे जो बदनाम ज़माना पैरासाइट है वो है ब्लड फ्लूक, और ये पूरी दुनिया में 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। और इसकी जो इन्फेक्शंस हैं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या जो ज़रा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ज़्यादा है, मतलब जहाँ पे लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होता। तो अफ्रीका के अंदर इसकी जो स्पीशीज़ हैं शिस्टोसोमा हीमाटोबियम है और शिस्टोसोमा मैंसोनी। साउथ और सेंट्रल अमेरिका के अंदर शिस्टोसोमा मैंसोनी, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर शिस्टोसोमा जापानिकम। तो जापानिकम जापान से है, वहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ। तो एडल्ट डाइशियस होता है, इंसान के ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहता है। मेल फ्लूक छोटा होता है, फीमेल की निस्बत मोटा होता है। इसकी बॉडी की साइड्स अंदर को कर्व्स होती हैं और यहाँ पे कैनाल बनी होती है जहाँ पे जो फीमेल है वहाँ पे रहती है। शिस्टोसोमा का मतलब होता है स्प्लिट बॉडी, यानी कि एक एनिमल जिसकी बॉडी दरमियान से स्प्लिट हो जाती है। फीमेल फ्लूक कंपैरेटिवली लॉन्ग है, इसकी बॉडी पतली होती है, और ये मेल की बॉडी पे जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे रहती है। तो लगातार रिप्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल अपनी पूरी ज़िंदगी में हज़ारों की तादाद में अंडे देती है। हर अंडे के ऊपर एक स्पाइन यानी कि कांटा होता है जो कि होस्ट के टिश्यू में सुराख करके आगे आगे चलता जाता है, और ये ब्लड वेसल्स को क्रॉस करते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच जाते हैं, या फिर ये यूरिनरी ब्लैडर तक और यूरिन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो ये उनके अंदर वेसल्स में ट्रैवल नहीं करते, ये टिश्यूज़ में सुराख करते करते आगे को चले जाते हैं। ये इसका लाइफ साइकिल है। तो बाकी फ्लूक्स के बारक्स जो सिस्टोसोमा के एग्स, इनके ऊपर वो ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर यानी कि अपर कलम नहीं होता। इसका जो लार्वा यानी कि मेरासीडियम स्टेज है, अंडे के अंदर एक छोटी सी स्लिट यानी कि कट लाइक ओपनिंग बनती है जहाँ से ये निकल जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती है जैसे ही एग फीसिस के साथ फ्रेश वाटर बॉडी के अंदर, मतलब कि नदी के दरिया के अंदर पहुँच जाता है तब। तो ये वाला लार्वा कीमोटैक्सिस के थ्रू यानी कि केमिकली एक स्नेल को डिटेक्ट करता है, उसकी सॉफ्ट बॉडी होती है उसमें सुराख करता है, और उसके बाद अपनी शेप चेंज करके स्पोरोसिस्ट में बदल जाता है। स्पोरोसिस्ट डिवाइड भी कर सकते हैं इससे कम टाइम के अंदर, मतलब कि एसेक्सुअली बहुत सारे डॉटर स्पोरोसिस्ट भी बन जाते हैं, और उससे फिर फोर्क टेल्ड लार्वा बनता है जिसको सर्केरिया, मतलब कि उसकी टेल आगे से वी की तरह दो में डिवाइड होती है। इसमें रेडिया वाली स्टेज नहीं आती, और इसका सर्केरिया वाली स्टेज वही होती है, स्नेल से निकलते हैं और इंसान की स्किन को पेनिट्रेट करते हैं। मतलब अगर इंसान पानी में नंगे पाँव फिर रहा है, खुले पानी में, कोई तालाब है या लेक है या कोई चश्मा वगैरह इस तरह की वाटर बॉडी, या खेतों में गंदा पानी लगाया हुआ है वहाँ पे, तो इस लार्वे के अंदर एंटीरियर ग्लैंड होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करते हैं जो कि इंसान के पाँव की उंगलियों के दरमियान वाली स्किन होती है उसमें उसको स्किन को सॉफ्ट करके गला के उसमें सुराख कर देते हैं। वहाँ से ये इंसान की ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचते इसकी टेल ख़त्म हो जाती है और ये मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो फिर ये इंटेस्टाइन की वेंस के अंदर रहता है और वेंस को ख़राब करता है। क्लासिफिकेशन के अंदर आपने इसके मेडिकल केसेस की एग्जांपल्स देखी थी। इंसान में एक बीमारी पैदा करता है जिसको शिस्टोसोमियासिस कहते हैं, तो इनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट इसके बाद आती है क्लास सेस्टोइडिया। इसके मेंबर्स को टेपवर्म्स कहा जाता है। तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेशलाइज्ड इस तरह से कि ये पैरासाइट्स हैं। इसकी 3500 के करीब स्पीशीज़ हैं, और ये
मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स हैं अलग-अलग एनिमल्स उनके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर रहते हैं। इनका ओवरऑल जो कलर होता है वाइट, ऑफ वाइट या फिर लाइट ग्रे होता है। एडल्ट टेपवर्म का जो मतलब साइज़ होता है ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जिस होस्ट की बॉडी के अंदर वो रह रहे हैं उस होस्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम कितना लंबा है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर इनकी जो बॉडी की लेंथ है 1 मिलीमीटर से लेके 25 मीटर, जो कपड़े नापने वाला मीटर होता है उतना 25 मीटर तक चली जाती है। तो पैरासिटिक लाइफस्टाइल के लिए इनके अंदर कुछ एडाप्टेशंस यानी कि तब्दीलियां आती हैं जो कि इनके ही फ्री लिविंग रिश्तेदारों के अंदर नहीं होती। पहला ये कि इनकी पूरी ज़िंदगी या ज़िंदगी के कुछ स्टेजेस के अंदर टेपवर्म्स के अंदर माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ये होस्ट की डाइजेस्ट की हुई फूड डायरेक्ट अपनी बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मतलब इनकी पूरी बॉडी वॉल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्ब करती है, ये भी कर सकते हैं। दूसरा, इनकी बॉडी एक ही तरह के रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनती है। उन यूनिट्स को प्रोग्लोटिड्स कहा जाता है। तो हर प्रोग्लोटिड के अंदर एक कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सेट होता है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पाए जाते हैं और दोनों ही एट अ टाइम फंक्शनल होते हैं। तो एंडोपैरासाइट के तौर पे एडल्ट टेपवर्म एक स्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं क्योंकि ये किसी एनिमल की बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर टेम्परेचर, पीएच वगैरह की वेरिएशंस कम ही आती हैं, इसलिए इनको होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के ऊपर कोई एनर्जी वगैरह ज़्यादा इनकी खर्च नहीं होती। तो चूँकि ये पैरासाइट हैं और ये स्टार्ट से ही पैरासाइट हैं, इसलिए इनके अंदर पैरासाइट्स वाली सारी अडाप्टेशन और सारे सिस्टम पाए जाते हैं। आसान लफ्ज़ों के अंदर ये कि इनके अंदर मस्कुलर सिस्टम नहीं होता क्योंकि इन्होंने मूव नहीं करना, चलना फिरना नहीं है, इन्होंने देखना नहीं, बोलना नहीं, सुनना नहीं। हाँ, एक चीज़ जो इनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है वो ये है कि इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि ये हज़ारों और लाखों की तादाद में अंडे देते हैं। प्रोबेबिलिटी का रूल आपने पढ़ा था कि सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज़ करने के लिए नंबर ऑफ़ ट्रायल्स ज़्यादा कर दिया जाता है। अगर उन लाखों एग्स के अंदर से सिर्फ एक भी नेक्स्ट होस्ट तक पहुंच गया तो इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो वो एक पहुंच ही जाता है, इस वजह से ये अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। इनको कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सका दुनिया से। दूसरा ये, चूँकि ये डिफरेंट एनिमल्स के अंदर से गुजरते हैं, इनके इंटरमीडिएट और फाइनल होस्ट होते हैं, इसलिए हर एनिमल के अंदर ये कम अज़ कम एक, दो या तीन तीन शक्लें भी बदलते रहते हैं। इस वजह से इनको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इटैलिक्स में यही लिखा है कि एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है इसके अंदर हम कॉमनली यही समझते हैं कि एक एनिमल टाइम के साथ साथ सिंपल से कम्प्लेक्स और मोर कम्प्लेक्स की तरफ चेंज होता जाता है। लेकिन टेपवर्म के अंदर बहुत सारे इस तरह के करेक्टर्स होते हैं जो कि इसके बाकी फ्री लिविंग रिश्तेदारों के अंदर, मतलब कि प्रेजेंट इसमें उसका बिल्कुल अपोजिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेनेरिया वगैरह इसी के ही रिश्तेदार हैं, सेम ग्रुप के अंदर आते हैं। लेकिन उनके अंदर आई स्पॉट्स भी होते हैं, उनके अंदर लोकोमोशन के लिए सीलिया होते हैं, बॉडी वॉल में मसल्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम भी होता है अच्छी क्वालिटी का। इनके सिस्टम इंतहाई पुअर किस्म के अक्सर एब्सेंट ही होते हैं, सिरे से होते ही नहीं। और सिर्फ एक सिस्टम जो इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये वाला रूल तकरीबन सभी पैरासाइट्स पे अप्लाई होता है कि पैरासाइट्स का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। सो द नेक्स्ट वन इज़ सब क्लास सेस्टोडेरिया। तो इनको ट्रू टेपवर्म्स कहा जाता है और ये छोटे वाले टेपवर्म्स हैं। मतलब ये सेस्टोडेरिया छोटे वाले होते हैं और जो यू सेस्टोडा वो बड़े वाले टेपवर्म होते हैं। तो ये प्रिमिटिव फिशेस यानी कि फ़िशेस जब हम पढ़ेंगे, बॉटनी वाले बच्चे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाले नहीं पढ़ेंगे। तो फ़िशेस के अंदर से मॉडर्न और प्रिमिटिव फ़िशेस में इनको डिवाइड किया जाता है।
तो ये फ़िशेस के पैरासाइट फ़िश की इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और इनकी तकरीबन 15 स्पीशीज़ हैं। इनके अंदर डाइजेनेटिक ट्रीमाटोड के फीचर तो पाए जाते हैं, लेकिन एक एनिमल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट नहीं होते। दोनों में से कोई एक सिस्टम प्रेजेंट होता है, दूसरा दूसरे एनिमल के अंदर होता है। इसकी कुछ स्पीशीज़ के ऊपर सक्कर्स होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर अटैचमेंट के लिए होते हैं और इनकी बॉडी वन पीस में होती है, मतलब वो लैदा सेगमेंट या प्रोग्लोटिड्स के अंदर चेंज नहीं होती। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इसका भी एब्सेंट होता है और इसकी लार्वल स्टेजेस ट्रू सेस्टोड के साथ मिलती जुलती हैं, जिस तरह से वो बीफ टेप वर्म, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा वगैरह से मैच करती हैं। इसके अंदर पैरेन्काइमल मसल सेल्स भी पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे करैक्टर इस बात को शो करते हैं कि ये ट्रू टेप वर्म्स के करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन स्टार्ट के अंदर ये एक पेरेंट ग्रुप से बन के अलहदा हो गए। और एक चीज़ जो अब आगे बाकी भी है पैरासाइट्स के अंदर, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म पैरासाइट्स इनके अंदर देखेंगे कि पैरासाइट और होस्ट के अंदर को एवोल्यूशन का प्रोसेस है। मतलब ये कि पैरासाइट ने अपने आप को होस्ट की इंटेस्टाइन के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। इसी वजह से इसमें से मोस्टली जो पैरासाइट हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। मसलन ये फ़िश वाला पैरासाइट इंसान के इंटेस्टाइन के अंदर नहीं रह सकता। तो यू सेस्टोड यानी कि ट्रू वाले सेस्टोड जो हैं ये बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ट्रू टेपवर्म्स कहते हैं। और इनके लिए इनको अल्टीमेट डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इस टर्म में कहा जाता है कि इनकी बॉडी कम्प्लीटली पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए मॉडिफाइड होती है। तो बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं। इसके सर को स्कोलिक्स कहते हैं, जिसके ऊपर सर्कल की शेप या लीफ लाइक यानी कि चिपटी शेप के सक्कर्स होते हैं और बाज़ हुक्स का बना हुआ है क्राउन या ताज की तरह का स्ट्रक्चर जिसको रोस्टेलम कहा जाता है। ये जो हुक्स होते हैं काइटन के बने होते हैं, जिसको होस्ट के इंटेस्टाइन में फंसा के उसके साथ लटक जाते हैं अंदर। इसके अंदर माउथ वगैरह नहीं होता। तो ये इसके आसार है। इसके ऊपर ये वो जो कांटे थे काइटन के बने उनका ताज की तरह का स्ट्रक्चर है। ये इसके सक्कर्स हैं साइडों के ऊपर और ये इसकी इंटरनल एनाटॉमी है। ये अभी आगे आएगी तो फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो स्कोलेक्स थोड़ा बड़ा होता है, पीछे जाके इससे नेक बनती है और नेक के बाद बॉडी का तीसरा रीजन, मतलब कि नेक के बाद वाली सारी बॉडी को स्ट्रोबिला कहा जाता है। ग्रीक वर्ड स्ट्रोबिलस मतलब लीनियर सीरीज, और इसका ये सिंगल स्ट्रोबिला सिंगल है, स्ट्रोबिली इसका प्लूरल है। तो स्ट्रोबिला के अंदर लाइन की फॉर्म में अरेंज सेगमेंट्स होते हैं जिनको प्रोग्लोटेड कहा जाता है। तो प्रोग्लोटेड का मेन फंक्शन रिप्रोडक्टिव यूनिट के तौर के ऊपर है, क्योंकि यही सिस्टम इसके अंदर डोमिनेंट होता है और बड़े अच्छे से वर्क करता है। तो जैसे जैसे टेपवर्म ग्रो करता जाता है इसकी बॉडी में नए प्रोग्लोटेड ऐड होते जाते हैं। नोट फरमाएं कि इसके प्रोग्लोटेड सर के बिल्कुल पीछे बनना शुरू होते हैं और पुराने प्रोग्लोटेड टेल की तरफ एंड की तरफ चलते जाते हैं। तो जैसे जैसे पीछे को मूव करते हैं ये मैच्योर होते जाते हैं और इनके अंदर एग्स बनते हैं। चूँकि इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही होते हैं, इसलिए ये अपने एग्स को खुद ही फर्टिलाइज़ करता है और ये टूट टूट के होस्ट की बॉडी से बाहर निकलते जाते हैं। तो बिल्कुल बॉडी कैंट वाले प्रोग्लोटेड को ग्रेविड प्रोग्लोटेड भी कहा जाता है। लैटिन वर्ड ग्रेविडा का मतलब होता है हैवी लोडेड या प्रेग्नेंट, मतलब कि उसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स मौजूद होते हैं। तो टेपवर्म की जो आउटर बॉडी वॉल होती है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चढ़ी होती है जिसको टेगुमेंट कहा जाता है। तो ये इसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के अंदर भी हेल्प करती, क्योंकि इनके पास अपना ज़ाती डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। इसके अलावा ये इसको होस्ट के एंजाइम से भी बचाती है और इवन के होस्ट की इंटेस्टाइन में जो एंजाइम होस्ट अपने लिए पैदा करता है वो भी एब्जॉर्ब करके इसको देती है, ताकि उसको ये अपनी डाइजेशन में हेल्प लेने के लिए यूज़ करे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेप्शन के अलावा टेपवर्म के सारे बॉडी सिस्टम्स जो हैं वो या तो एब्सेंट होते हैं या इंतहाई रिड्यूस्ड होते हैं और स्ट्रक्चरली इंतहाई सिंपल होते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 नर्व कॉर्ड होती हैं जो बॉडी की साइडों पे चलती हैं और एंड तक जाती हैं। इसके हेड रीजन के अंदर एक छोटा सा गैंग्लियन होता है जो नर्व मास इसको कहते हैं।
इसके अलावा इसमें एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, वो भी इसकी बॉडी की पूरी लेंथ के अंदर पाए जाते हैं। ये प्रोटोनेफ्रीडिया जिस तरह के हमने इसमें पढ़े थे, फ्लेम सेल्स। तो इनकी रिप्रोडक्शन के ये मोनोइशियस होते हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर एग्स प्रोड्यूस करते हैं। इसकी बॉडी के हर सेगमेंट यानी कि हर प्रोग्लोटिड के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मुकम्मल फंक्शनल सेट मौजूद होता है। मतलब ये कि बहुत सारे टेस्टीज़ होते हैं जो कि पूरे प्रोग्लोटिड के अंदर बिखरे होते हैं और डक्ट्स के थ्रू स्पर्म ट्रांसफ़र करते हैं। इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको सिरस कहा जाता है, उसके आगे कोपनिंग जिसको जेनिटल पोर कहते हैं, और वो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि उसी सेगमेंट में प्रेजेंट उसके साथ अटैच्ड होता है। तो इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले मैच्योर हो जाता है और होता ये कि एनिमल एक ही है, लेकिन एक सेगमेंट के अंदर मौजूद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसी सेगमेंट के अंदर मौजूद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फर्टिलाइज़ नहीं करता, किसी दूसरे सेगमेंट के अंदर मौजूद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद एग्स को फर्टिलाइज़ करता है। मसलन ये कि ये एक तरह से एक ही बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स के दरमियान में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। एक मिनट रुके, हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। अच्छा, ये इसकी बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स जो कि एक दूसरे को क्रॉस फर्टिलाइज़ करते हैं, ये मैच्योर प्रोक्लोटेड की डायग्राम है जिसके अंदर इसके स्पर्म डक्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि सिरस, जेनिटल पोर, और उसके बाद ऑपोजिट कलर के अंदर इसकी ओवरीज, ओवरी डक्ट और ओवर टाइप जो कि इसके अंदर एग्स होते हैं वो। उसके बाद इसके अंदर जो रेड कलर की दो लाइंस आ रही हैं, इस तरह से पूरे एनिमल के अंदर ये चलती हैं, इसकी नर्व्स होती हैं। येलो कलर का स्ट्रक्चर सेंटर में यूट्रस है, जो ग्रीन कलर के गोल गोल स्ट्रक्चर ये इसके टेस्टीज़ हैं। उसके बाद ये सेमिनल रिसेप्टिकल, स्पर्म रिसीव करने वाला। उसके बाद मेहलीज ग्लैंड हैं जो कि एग्स के अंदर न्यूट्रिशन, योक ग्लैंड हैं जो कि योक यानी कि एग के लिए रिज़र्व फूड, और ये एक्सक्रीटरी कैनाल जो कि इसके मेटानेफ्रीडिया का पार्ट होता है।